कंप्लीट किए हैं और नए चैप्टर में प्राथमिक स्वास्थ्य सुविधा के सिद्धांतों पे चर्चा करेंगे। पर उससे पहले एक टॉपिक जिसकी बहुत दिनों से डिमांड चल रही थी, जॉइंटिस या पीलिया, उसके बारे में जो है वो 15-20 मिनट चर्चा करेंगे। फिर प्राथमिक स्वास्थ्य सुविधा के सिद्धांतों के बारे में पढ़ेंगे। जिन लोगों के द्वारा प्राथमिक स्वास्थ्य चिकित्सा स्वास्थ्य का कोर्स किया जा रहा है तो उसके बारे में अपन बताएंगे। नए संस्करण में जो नई चीजें शामिल की गई उसमें प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल और उसका ट्रीटमेंट और नशीली पदार्थों का सेवन वगैरह ये अपन बता चुके हैं और उसको लेजिस्लेशन यानी कि कानूनी तौर पे भी देखा जा सका। परंतु नया जो चैप्टर है जो इसमें इंगित नहीं है, परंतु कोर्स में या एग्जाम में उसके क्वेश्चंस आ जाते हैं, उन पे अपन विचार करेंगे। और वो चैप्टर है ज्वाइंटिस। ज्वाइंटिस को अपन पीलिया रोग भी कहते हैं। इसी को कामला या पील पांडु के नाम से भी जानते हैं। तो जो लोग नोट करते हैं नोट्स वगैरह को, वो लोग इसके चारों नाम को लिख सकते हैं। पहला नाम अपन जो कॉमन मेडिकल प्रोफेशन वाले इस्तेमाल करते हैं वो है ज्वाइंटिस, JAUNDICE, ज्वाइंटिस। और जो कॉमन तौर पे आम पब्लिक इसको पीलिया के नाम से जानती है और वैसे इसको पील पांडु रोग पुराने जमाने में पील पांडु रोग कहा जाता था और हिंदी की बुकों में इसको कामला रोग से भी जानते हैं। तो ये अलग गुड मॉर्निंग अलग अलग जो है वो इसके नाम भी डिस्कस करेंगे। उसके बाद प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल के बारे में बताएंगे। अगर ये ज्वाइंटिस का कंप्लीट हो जाता है और लगभग सभी डॉक्टर्स के पास ज्वाइंटिस के केस आ चुके हैं या आते रहते हैं, तो उनको किस तरह से मैनेज करना है और वो क्यों होता है ये भी अपन बताएंगे। तो ज्वाइंटिस को समझाने से पहले बाइल के विषय में अपन चर्चा कर लें। बाइल जो है वो बाय प्रोडक्ट है। हम जब भी कोई वस्तु खाते हैं और ऐसी भोजन करते हैं जिसमें खटाई की मात्रा ज्यादा हो या टार्टरी की मात्रा ज्यादा हो, तो वो बाइल के फॉर्मेशन में मदद करता है। बाइल को अपन हिंदी में अम्ल भी कहते हैं और ये अम्ल जो है वो लीवर में बाय प्रोडक्ट के रूप में बनता है। जैसे मान लो किसी ने फुल्की खाया या गुपचुप जिसको बोलते हैं पानी पूरी खाता है तो वो इमली का पानी का इस्तेमाल उसमें होता है और टाटरी का इस्तेमाल होता है। टाटरी सभी जानते हैं जो नमकीन में डाली जाती है। और जब वो लीवर में मैन्युफैक्चरिंग के लिए जाता है, लीवर में उसका मेटाबॉलिज्म होता है उस तत्वों का, तो उसमें जो खट्टी चीजें हैं वो बाइल बनाने में मदद करती है। तो वो बाइल को अलग कर देता है और बाकी पदार्थों का मेटाबॉलिज्म करके और वेन में डाल देता है, इंफीरियर वेना केवा में। इंफीरियर वेना केवा जो है वो हार्ट में जाकर हार्ट में नीचे से जाती है और बचा रह जाता है लीवर में। अब लीवर से जब ये बाइल बचा रह जाता है तो वो कहाँ जाता है, लीवर के नीचे एक थैली रहती है जिसको हम कहते हैं बाइल गॉल ब्लैडर। हम उसका डायग्राम बताते हैं उसका। इसके पहले भी लीवर में जो हेपेटाइटिस अपन ने समझाए थे,
तब उसमें अपन ने लीवर का मॉडल दिखाए थे, और ये लीवर का मॉडल हम रिपीट दिखा रहे हैं क्योंकि जॉइंटिस जो टॉपिक अपन आज पढ़ रहे हैं पीलिया, उसमें लीवर की जो है वो जानकारी जरूर होना चाहिए। तो ये लीवर का जो है वो मॉडल है, और लीवर अपनी बॉडी में राइट साइड में रहता है, एब्डोमेन में। और अब अपन इसको ऐसा घुमा देते हैं तो ये नीचे नीचे अगर अपन ये लीवर सामने से देखने पे इस तरह से दिखाई देता है, और अगर इसको अपन पलटा देते हैं तो नीचे हरे कलर की थैली दिखाई देती है, वो कहलाती है गाल ब्लैडर। अमित सिसोदिया जी, आज का टॉपिक है जॉइंटिस। जॉइंटिस यानी पीलिया, और कई दिनों से कुछ लोग डिमांड कर रहे थे कि जॉइंटिस के बारे में बताएं। तो ये लीवर जो राइट साइड में अपनी बॉडी में रहता है, उसको अपन ऐसा दिखाएं, ये राइट साइड में ऐसा और ऐसा, ठीक है। अब सामने की जो सरफेस दिखाई दे रही है वो एंटीरियर सरफेस कहलाती है, ऊपर की तरफ सुपीरियर, और ये लेफ्ट साइड में आती है लेफ्ट सरफेस। और इसको अपन यूं पलटा दें तो पीछे रहता है वेना केवा। ब्लू कलर का जो दिखाई दे रहा है वो इंफीरियर वेना केवा, और नीचे पलटा देते हैं तो एक हरे कलर की थैली दिखाई दे रही होगी, ये कहलाती है गाल ब्लैडर। इसी में कई बार स्टोन बन जाते हैं जो कहलाते हैं गाल स्टोन, या इसी को अपन कोलीलिथिसिस कहते हैं। कोलीलिथिसिस का मतलब होता है गाल ब्लैडर में स्टोन बन जाना। अब वहां से जो नली निकलती दिखाई दे रही है रेड कलर की, वो हेपेटिक आर्टरी है, और जो ग्रीन कलर की दिखाई दे रही है वो है बाइल डक्ट। तो ये इस प्रकार से लीवर से जो है वो गाल ब्लैडर जुड़ा हुआ रहता है। तो जितना भी बाय प्रोडक्ट रहता है वो बाय प्रोडक्ट रहता है बाइल, और वो बाइल चला जाता है गाल ब्लैडर में, और गाल ब्लैडर में स्टोर हो जाता है। अब जब कभी कोई व्यक्ति भोजन करता है, नाश्ता करता है, लंच डिनर, तो वो बाइल जो है वो उसको डाइजेशन के लिए उसके अंदर जाता है, इसके ड्यूडेनम के। ड्यूडेनम इज ए सेकेंड पार्ट ऑफ द इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन का दूसरा पार्ट है। पहला पार्ट रहता है स्टोमक, दूसरा पार्ट रहता है ड्यूडेनम। और ड्यूडेनम जो है वो सी शेप का रहता है, और उसके सेकंड पार्ट में ये चले जाता है। ड्यूडेनम के भी 4 पार्ट रहते हैं, फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट, फोर्थ पार्ट। इसमें सेकंड पार्ट जो है वो वर्टिकल होता है, खड़ा रहता है, और उसमें बाइल डक्ट जो है वो एंटर कर जाती है। तो जब भी कभी कोई भोजन करता है तो वो बाइल उसको डाइजेस्ट करने के लिए पहुंच जाता है। इसका मतलब कि लीवर जो बेकार की चीजें निकाल रहा है वो बाइल के रूप में निकलती है, परंतु वो भी डाइजेशन में हेल्प करती है। अब यहाँ बाय प्रोडक्ट के रूप में अपन बताएं एग्जाम्पल के तौर पे, जिन लोगों को मालूम है तो अच्छी बात है, जो मेडिकल फैक्ट्रियां रहती हैं, इंडस्ट्रीज, ये इंडस्ट्रीज में अलग अलग टाइप की दवाइयां बनती, और एक अलग अलग टाइप की जो दवाइयां बनती है उसमें एक दवाई के बारे में जानते हैं आप लोग, एनासिन। गुड मॉर्निंग। एनासिन एक सिरदर्द की दवाई है। हाँ, गुड मॉर्निंग। सिरदर्द की दवाई है, और अकेले एनासिन ही नहीं, जितनी भी पेन किलर्स बनती है उनमें हम चूंकि एनासिन की फैक्ट्री में गए थे, इसलिए हमारे को एनासिन, दिल्ली के नोएडा में जो फैक्ट्री है वहां पर गए थे, तो वहां एनासिन टेबलेट बन रही थी। तब उसमें देखे थे कि जब एनासिन टेबलेट फॉर्म हो जाती है तो उसका शेप जो है वो मेंटेन नहीं रहता, जैसे कि उसमें एक लकीर रहना चाहिए, और वो तो जब लकीर बनती है और उसका शेप बनता है गोल, तो वो पानी से धुलती है। जो भी उसमें लिक्विड या पानी रहेगा तो उससे धुलाई होती है टेबलेट की। तो टैबलेट धुलने के बाद सूखने जाती है ओवन में, तो सूखने के बाद वो पैक होती है। तो वो धुलने के बाद जो पानी निकल रहा था वो था फिनाइल,
तो फिनाइल का भी इस्तेमाल अपन टाइल्स क्लीनर के रूप में, बाथरूम क्लीनर के रूप में यूज करते हैं। तो एक्चुअली फिनाइल जो है वो बाय प्रोडक्ट है, जिसको अलग से बनाना नहीं पड़ता। वो स्वयं किसी टैबलेट या उसके बनने के बाद निकला हुआ पानी रहता है, जो फिनाइल के रूप में आता है। इसी प्रकार कुछ साबुन जो बनती हैं, साबुन, लेरिल साबुन, लक्स साबुन, इनका जो पानी निकलता है वो बाद में उसको स्टोर कर लिया जाता है और उसमें फिर केमिकल मिला के उसको पाउडर बना लिया जाता है, जो हम पाउडर कपड़े धोने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो ये बाय प्रोडक्ट जो रहते हैं, ये बाय प्रोडक्ट भी काम के रहते हैं। कई ऐसे बाय प्रोडक्ट हैं, जैसे कि डामर पेट्रोल केमिकल का बाय प्रोडक्ट है। पेट्रोल बनाते समय जो गाढ़ा बच जाता है वो डीजल कहलाता है, और अगर डीजल को भी फिल्टर कर लें तो वो फिर मोम बन जाता है, वैक्स जिसको अपन बोलते हैं, जो मोमबत्ती, वैसलीन, लिपस्टिक वगैरह बनाने में उपयोग आता है। और उसके बाद भी फिल्टर होने के बाद सबसे लास्ट बाय प्रोडक्ट है डामर, जो रोड बनाने में, सड़कें बनाने में काम आता है। इस प्रकार बाय प्रोडक्ट की इसलिए अपन चर्चा कर रहे हैं कि बाइल जो है वो बाय प्रोडक्ट है, और अब जो बाइल है वो डाइजेशन के काम आता है। अब अपन को देखें, ज्वाइंटिस की तरफ अपन बढ़ रहे हैं कि बाइल का जो उपयोग है वो डाइजेशन में होना चाहिए, मतलब वो काहे में जाना चाहिए, इंटेस्टाइन में जाना चाहिए। अब कभी कभी क्या होता है कि कोई व्यक्ति अगर पानी का इस्तेमाल कम करे या डिहाइड्रेशन हो जाए उसको, क्योंकि बाइल जो है वो बहुत स्ट्रांगली एसिड रहता है और इसको सूखना नहीं चाहिए। अगर वो सूखता है तो फिर वो स्टोन बना लेता है, और स्टोन बना के जो अपन ने नली बताए वो नली के अंदर जम जाता है, जहां से ये बाइल जाती है उसको कहते हैं बाइल डक्ट। बाइल डक्ट से ये इंटेस्टाइन के अंदर जाना चाहिए। अब इंटेस्टाइन के अंदर नहीं जाता, और अगर मान लो कोई पेशेंट डिहाइड्रेशन से सफर कर रहा है तो वो स्टोन फॉर्म हो जाते हैं, जो कहलाते हैं गाल स्टोन। अब गाल स्टोन अगर गाल ब्लैडर में रहे तो उसको कोलेलिथिसिस कहते हैं, और उसके कारण कोई परेशानी नहीं आती, बस हल्का सा पेन होते रहता है। पर यदि मान लो ये स्टोन बाइल डक्ट के ओपनिंग में आकर जमा हो जाए, जहां से कि बाइल निकल रहा है वहां आकर अगर जमा हो जाए, तब वो ऑब्स्ट्रक्शन पैदा कर देता है। ऑब्स्ट्रक्शन यानी रुकावट कर देता है। अब ऐसे में रुकावट कर देता है तो बाइल डक्ट से निकलने वाला जो बाइल है वो कहाँ जाएगा, फिर वो वेन में जाता है। वेन में जो इसका वीनस ड्रेनेज है, गाल ब्लैडर की ब्लड सप्लाई सिस्टिक आर्टरी के नाम से जानते हैं, और वो सप्लाई करने जाती है रेड कलर। परंतु जो इसका वीनस ड्रेनेज रहता है, यानी बाहर निकलने के लिए जो ब्लड, खराब वाला ब्लड बाहर निकलता है, उसको कहते हैं सिस्टिक वेन। तो उस सिस्टिक वेन से बाइल जो है वो वेन में आने लगता है, और जब भी कभी गाल ब्लैडर से निकलकर बाइल ब्लड में आए तब उसको कहते हैं अपन बिलुरुबिन। बिलुरुबिन के टेस्ट के लिए उसी वेन को जब आगे बढ़ती है वो वेन, तो वो निकल जाती है वेना केवा में, और वेना केवा से हार्ट में, और हार्ट से जब पंप होती है तो हमारे हाथ में जो यहाँ पर वाइटल फोसा के पास वेन रहती है, सिफेलिक वेन, तो ये सिफेलिक वेन में जो है वो ब्लड आ जाता है, और उसमें बाइल आ रहा है तो उसको अपन कहेंगे बिलुरुबिन। अब जब कभी ऐसा डाउटफुल पेशेंट रहता है कि भाई इसको बिलिरुबिन आ रहा है, तब अपन यहीं से ब्लड निकाल के और उसकी जांच करते हैं कि इसमें बिलिरुबिन की मात्रा बताए। तो उसमें डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, एचडीएल वगैरह सुने होंगे। तो ये डायरेक्ट बिलिरुबिन, इनडायरेक्ट बिलिरुबिन, यानी कितना आ रहा है उसकी जांच। अब यदि मान लो बिलिरुबिन आ रहा है तो धीरे धीरे सिम्टम आते हैं, जो अपन सिम्टम में पढ़ेंगे। पहले अपन टाइप पढ़ रहे हैं और कॉज कि वो किस तरह से बनता है। इस तरह के जॉइंटिस जिसमें कि पत्थर या स्टोन बन जाने के कारण बाइल डक्ट का मार्ग बंद हो जाए और वो इंडाइजेशन यानी कि इंटेस्टाइन में ना जाकर ब्लड में चला जाए, तब ऐसे जॉइंटिस को कहते हैं ऑब्स्ट्रक्टिव जॉइंटिस। पहला टाइप है इसका ये ऑब्स्ट्रक्टिव जॉइंटिस, जिसमें कि स्टोन के कारण
बाइल का मार्ग बंद हो गया। ये ऑब्स्ट्रक्टिव जॉइंटिस थोड़ा सा खतरनाक रहता है, क्योंकि ऑब्स्ट्रक्शन हो गया तो बाइल जो है वो उससे निकलने की बजाय वेन में चला जाएगा। इसमें ये डाइजेशन प्रॉब्लम इसलिए नहीं आती ज्यादा, क्योंकि लीवर से निकलने वाली जो डक्ट रहती है, हेपेटिक डक्ट, वो डायरेक्ट डाइजेशन के लिए चली जाती है, तो उसमें बाइल की कमी नहीं होने देती ताकि भोजन करता रहे व्यक्ति। परंतु बिलिरुबिन अगर ब्लड में बढ़ता है तो कुछ सिम्टम क्रिएट करता है, जो अपन सिम्टम में या लक्षणों में बताएंगे। पर पहले पहला दो टाइप का होता, तो दोनों टाइप अपन सुन लेते हैं। वो है ऑब्स्ट्रक्टिव जॉइंटिस, ये ऑब्स्ट्रक्शन के कारण होने वाला। दूसरा जॉइंटिस होता है जुवेनाइल जॉइंटिस, स्पेलिंग है इसकी JUVINAL, जुवेनाइल जॉइंटिस। तो पहले टाइप का था ऑब्स्ट्रक्टिव, OBSTRACTIVE, ऑब्स्ट्रक्टिव, ऑब्स्ट्रक्शन का मतलब होता है रुकावट हो जाना। और दूसरा अपन पढ़ रहे हैं जुवेनाइल जॉइंटिस, JUVINAL, जुवेनाइल जॉइंटिस। अब देखते हैं जुवेनाइल जॉइंटिस, ये ज्यादातर जुवेनाइल जॉइंटिस होता है बच्चों के केस में। ऑब्स्ट्रक्शन, सेल मंसूरी ने ऑब्स्ट्रक्शन की सही स्पेलिंग लिखी, ऑब्स्ट्रक्शन हो जाने से होता है ऑब्स्ट्रक्टिव जॉइंटिस। जुवेनाइल जॉइंटिस लगभग 25 साल तक के बच्चों को होता है, और अपन ज्यादातर देखते हैं कि इसी टीन एज में 11-12 साल की उम्र से लेकर 25 वर्ष की उम्र तक जुवेनाइल जॉइंटिस होने के चांसेस रहते हैं। अब उसका कारण देखते हैं। जो लोग ज्यादा जर्नी करते हैं या खाने पीने में सफाई नहीं रखते हैं, जैसे कि किसी यात्रा में जाते हैं तो बिस्लरी का पानी ना पी के, और जैसे किसी ट्रेन से यात्रा कर रहे हैं तो जहां भी कोई स्टेशन आता है तो तुरंत उतर के पानी भरते हैं, और पानी भरने के बाद उसी बोतल का पानी अगले स्टेशन तक पीते हैं। तो ये पहला कारण था इन्फेक्शन। किसी स्टेशन पे अपन जानते हैं, ये ट्रेन में यात्रा पूरे भारतवर्ष के लोग करते हैं। जिसने पहले पानी भर के गया, उसे कोई इन्फेक्शन था और अपन ने वही नल का इस्तेमाल कर लिए पानी में, तो कभी कभी रेयरली तो चलता है कि भाई बिस्लरी की बोतल नहीं मिल पाई या प्योर ब्लड बॉटल नहीं मिल पाई तो अपन ने पी लिए। पर आए दिन इस तरह की कोशिश करना, जैसे कि होटल में खाना, छोटी बोतलें जो है, या उसका पानी पीना, कभी जग में पानी भरा रहता है, कभी कभी चलता है। मगर अगर रिपीटेड इस तरह की हरकतें हो रही है, जैसे इस उम्र के बच्चे देखते हैं कि 5-10 रुपए लेके जाते हैं और चाट के ठेले में खाने लगते हैं, एक बार खाएंगे कोई दिक्कत नहीं, पर रिपीटेड अगर इस तरह की प्रॉब्लम उनको होती है, खाने में हाइजीन मेंटेन नहीं करते हैं, तो वो इन्फेक्शन जो है वो चला जाता है उनके ब्लड में। अब ब्लड में जाता है जब इन्फेक्शन, और ब्लड से वो इंटेस्टाइन में जाता है, तो वो इंटेस्टाइन या ब्लड उस बाइल की मात्रा को बहुत ज्यादा बढ़ा देती है। कई लोग इसको कहते हैं पित्त भड़कना। पित्त भड़कना का मतलब होता है एक्सेसिव सीक्रेशन ऑफ द बाइल। बाइल का सीक्रेशन का रेट हम बता दें कि किसी भी व्यक्ति के लीवर से जो बाइल का सीक्रेशन होता है वो लगभग 10 ml पर डे या 15 ml पर डे होता है, 10 से 15 ml पर डे होता है, और 5 ml इक्वलेंट टू द 1 टी स्पून। एक अपन जो घर पे चाय की चम्मच का इस्तेमाल करते हैं, उसमें 5 ml कोई भी वस्तु आती है, जैसे लिक्विड चीजें, कोई दवाई अपन देते हैं तो उसको बोलते हैं 5 ml देना, तो 5 ml इक्वलेंट टू 1 TSF। अगर 15 ml लेना है तो 3 चम्मच कप में डालेंगे तो उतना रहेगा 15 ml। तो 15 से 20 ml बाइल का फॉर्मेशन लीवर पर डे करता है, और 5 ml नाश्ते में उपयोग होता है, 5 ml लंच में, और 5 ml लगभग डिनर में। उसमें 1 ml 2 ml बढ़ती घटती रहती है अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ एंड वेराइटी ऑफ द फूड। जो खाया है उसने, उसकी फूड की वेराइटी के अनुसार
उतने ml का यूटिलाइजेशन होता है। जैसे कि किसी व्यक्ति ने अगर नॉनवेज खाया है और मुर्गा वगैरह खाया है तो उसमें फिर 10 ml मात्रा भी चली जाती है। तो उस दिन जो बाइल है वो ज्यादा उपयोग करता है या बाइल का ज्यादा फॉर्मेशन करता है, और उसमें सिस्टोजाइमिन जो हार्मोन रहता है वो इंडिकेट करता है लीवर को कि आज जो है वो मुर्गा या नॉनवेज जैसी चीजें आई हैं, तो वो फॉर्मेशन ज्यादा करता है। परंतु इन्फेक्शन के केस में ये इन्फेक्शन जब लीवर में पहुंच जाता है तो लीवर के द्वारा बाइल का प्रोडक्शन बहुत ज्यादा मात्रा में बढ़ जाता है। इन्फेक्शन के कारण मेटाबॉलिज्म भी बढ़ जाता है। अब इन्फेक्शन के कारण जब बाइल का सीक्रेशन ज्यादा होगा, और जो अपन ने नॉर्मल रेट बताए 15 से 20 ml पर डे, और वो अगर 50 ml निकालने लगे इन्फेक्शन के कारण, जैसा इन्फेक्शन रहेगा वैसा उसका प्रोडक्शन रहेगा। तो अगर मात्रा 50 ml निकलने लगे तो वो 30 ml या 20 ml जो बाइल है वो एक्सेस होकर ब्लड में जाने लगेगा, और ब्लड में जाने लगेगा। फिर से अपन ब्लड की जांच कराएंगे, तब उसमें प्रति ग्राम परसेंट में बाइल का लेवल ज्यादा आएगा, तब उसको कहते हैं जुवेनल ज्वाइंटिस। तो ये दो ज्वाइंटिस के बारे में हमने बताया, पहला ऑब्स्ट्रक्टिव ज्वाइंटिस और दूसरा जुवेनल ज्वाइंटिस। जो लोग लेट ज्वाइन किए उनको बता दें कि ज्वाइंटिस को हिंदी में पीलिया कहते हैं, या पील पांडु रोग पहले कहा जाता था, और अगर बुक में देखेंगे हिंदी की बुक में तो उसमें कामला रोग के नाम से भी इसको जानते हैं। तो ये दो टाइप अपन ने पहले देखे, ऑब्स्ट्रक्टिव और जुवेनल। अब हम देखते हैं कि अब इसको अपन जो है वो सिम्टम के रूप में देखेंगे, फिर इन्वेस्टिगेशन देखेंगे, ट्रीटमेंट देखेंगे। सर ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस थोड़ा हम क्वेश्चन के लिए टाइम देंगे। अभी पार्टिसिपेट ज्यादा नहीं है, कोई भी क्वेश्चन न करे, नेटवर्क चला जाएगा नहीं तो। पार्टिसिपेट ज्यादा हो गए, कोई भी क्वेश्चन न करे, सुन नहीं पाया। टीकादार जी, हम ज्वाइंटिस ऑब्स्ट्रक्टिव आपको शॉर्ट में फिर से बता देते हैं। जो लीवर है, ये लीवर के द्वारा मेटाबॉलिज्म होता है, ये अपन जानते हैं, है ना। लीवर का मॉडल है। इसके नीचे की सरफेस में देखिए एक गाल ब्लैडर नाम की थैली हरे कलर की दिखाई दे रही, तो ये लीवर के नीचे रहती है और इसी में बाइल स्टोर होता है, और जब भी कोई व्यक्ति भोजन करता है तो इसमें से बाइल निकल के जाता है। परंतु इंटेस्टाइन में लीवर से भी निकलने वाली जो हेपेटिक डक्ट रहती है वो भी डायरेक्ट जुड़ी रहती है, और इससे बाइल स्टोर होता है उससे भी जुड़ी रहती है। तो जब कभी कोई व्यक्ति डिहाइड्रेशन से सफर करता है, डिहाइड्रेशन यानी पानी की कमी हो जाना, और पानी की कमी इनटेक के द्वारा भी होती है कि भाई पानी कम पी रहा है, गर्मी में ज्यादा रह रहा है, या किसी वजह से उसके शरीर में तापमान बार बार बुखार आ रहा है, बार बार बुखार आने से भी जो है वो बाइल सूख जाता है। ध्यान रखें आप, लंबे समय तक किसी व्यक्ति को फीवर आएगा तो बाइल सूख जाएगा, इसलिए अपन जल्द से जल्द उसके फीवर को ठीक करने की कोशिश करते हैं। तो उसमें जो स्टोन बनेंगे वो स्टोन कहलाते हैं कोलीलेथेसिस। वो स्टोन अगर गाल ब्लैडर में पड़े हैं तो कोई परेशानी नहीं होगी, पेशेंट को कभी कभी हल्का हल्का दर्द रहेगा पेट में बस, परंतु वो स्टोन अगर रन होके और उस डक्ट में चले जाएं जहां से बाइल जाता है तो वो ऑब्स्ट्रक्ट कर देते हैं या रुकावट डाल देते हैं। ऐसी स्थिति में जो गाल ब्लैडर में ऑलरेडी बाइल है वो निकलने के बजाय वीनस ड्रेनेज में आ जाएगा। अपन जानते हैं कि हर ऑर्गन को सप्लाई करने के लिए आर्टरी रहती है, जो गाल ब्लैडर की कहलाती सिस्टिक आर्टरी, और जो निकालने वाली वेन रहती है वो कहलाती सिस्टिक वेन। तो वो उसमें चला जाएगा वेन में, और वेन में जाएगा तो अपन जब जांच करेंगे तब उसमें बाइल दिखाई देगा, तब अपन हिस्ट्री लेते हैं कि भाई इन्फेक्शन वगैरह तो नहीं है, तो उसकी जांच के लिए अपन CVPSR कराते हैं, उसमें WBC RBC हीमोग्लोबिन सब नॉर्मल मिलता है, तब अपन जाते हैं कि भाई ऑब्स्ट्रक्टिव जॉइंटिस हो सकता है, तब उसकी सोनोग्राफी कराते हैं, तो वो अपन इन्वेस्टिगेशन में बताएंगे। तो ये ऑब्स्ट्रक्टिव जॉइंटिस इस तरह से होता है। अब सिम्टम पे आते हैं अपन
कि किस तरह से सिम्टम्स उसके दिखाई देते हैं। दो चीजें रहती हैं, सिम्टम एंड साइन, लक्षण और चिन्ह, इनको अपन कहते हैं। और दोनों अगर प्राप्त हो गए तो वो कहलाता है सिंड्रोम। सिंड्रोम इज ए कॉम्प्लेक्स ऑफ साइन एंड सिम्टम्स, दोनों को मिला के सिंड्रोम कहते हैं। तो इसमें सबसे पहले अपन पेशेंट को देखते हैं कि जिस दिन उसको बाइल उसके ब्लड में ज्यादा आना शुरू हुआ, यानी कि ब्लड में बाइल आएगा, तब ऐसी स्थिति कहलाती बिलोरुबिन। बिलोरुबिन की जांच तो बाद में कराएंगे, पहले उसका सिम्टम आएगा कि उसको जो है वो भूख नहीं लगेगी। तो पहला सिम्टम है लॉस ऑफ एपेटाइट, भूख नहीं लगेगी। तो मेलेज होगा, MALAIS। मेलेज में तीन चीजें शामिल रहती हैं। एक पहला रहता है सिर दर्द, दूसरा रहता बॉडी एक, बॉडी एक यानी पूरे बदन में दर्द होना, और तीसरा रहता फीवर। तो टेम्परेचर उसका 99-100 के करीब रहेगा। ये उसको बिलिरुबिन बढ़ने के दूसरे दिन तीसरे दिन सिम्टम आएंगे। तब भूख नहीं लगेगी, लॉस ऑफ एपेटाइट, तो उसको वीकनेस आएगी यानी कमजोरी आएगी। इसके साथ साथ नोशिया एंड वोमिटिंग, नोशिया यानी कि उल्टी की इच्छा या मितली, और उल्टी के सिम्टम आएंगे। ऐसे में पेशेंट को अपन 24 घंटे में कोई दवाई वगैरह देके कोशिश करते हैं कि वो ठीक हो जाए, मगर नहीं होता, तब अपन जो है वो हॉस्पिटल पहुंचते हैं या क्लिनिक पहुंचते हैं। तब क्लिनिक में जो साइन मिलेंगे, सिम्टम तो यही बताएगा पेशेंट कि उसको 2 दिन से जो है वो बुखार आ रहा है और नोशिया हो रहा है और सिर दर्द, बदन दर्द और फीवर आ रहा है। अब इसके बाद अपन साइन देखेंगे। तो साइन में 4 चीजें हैं। पहला उसकी आंखों को देखेंगे, उसकी आंखों में जो स्क्लेरा रहता है वो स्क्लेरा सफेद दिखाई देना चाहिए, वो पीला दिखाई देता है, जिसको अपन कहते हैं पेलनेस ऑफ द आईज। दूसरा, जो नाखून है, वो नाखूनों में भी जो रेड कलर दिखाई देना चाहिए वो येलो कलर का दिखाई देता है, उसको कहते हैं अपन पेलनेस ऑफ द नेल। तीसरा, अपने हाथ को उसके हाथ से कंपेयर करेंगे, इस तरह से हाथ रखेंगे और दूसरा हाथ पेशेंट का रहेगा, तो अपन देखेंगे कि अपने हाथ में जो लालिमा है या लालपन है वो पेशेंट के हाथ में पीलापन है, तो वो येलोनेस ऑफ द पाम कहलाएगा। इसके बाद उसके चेहरे का लुक देखेंगे, तो अपने चेहरे से उसका कंपेयर करेंगे और अपने चेहरे में लालिमा दिखाई देती है और उसके चेहरे में पेलनेस दिखाई देगी, यानी कि डल चेहरा जो है वो डल दिखाई देगा, तो वो कहलाता है पेलनेस ऑफ फेस। फिर 5वें नंबर पे उसकी टंग बाहर निकाल के देखेंगे, तो टंग में जो है वो व्हाइट कोटेड के साथ साथ येलोनेस भी दिखाई देगी, पेशेंट को येलो कोटेड टंग दिखाई देगी, वो कहलाएगी पेलनेस ऑफ द टंग। ये अपन चेहरे पे 5 सिम्टम्स उसके देख लेंगे। इसके बाद पेशेंट से फिर पूछेंगे कि अभी 2-3 दिन में जो टॉयलेट जा रही है, तुम्हारी पेशाब जा रही है, वो किस कलर की है? तो वो बताएगा कि बहुत ज्यादा हल्दी जैसी पीले कलर की है और गाढ़ी है। तब उसको कहेंगे अपन यूरिन डिस्कलरेशन येलोइश एंड थिकनेस इज मच, यानी कि यूरिन का कलर पीला और मुंह थोड़ा थिक यानी गाढ़ी उसको यूरिन होगी, और वो उसका कारण रहेगा बाइल जो किडनी में छनने जाता है, तब ऐसी स्थिति में वो कीटोन्स को और बिलिरुबिन को रोक नहीं पाता। तो ये सिम्टम आएंगे उसके प्राइमरी सिम्टम। तब उसको अपन फिर लिटाएंगे और लिटाने के बाद जांच करेंगे, और जांच करने के लिए उसकी शर्ट को ऊपर करेंगे बच्चे की, और राइट साइड में जो है वो लीवर रहता है, जैसे अपन ने बताया कि फ्रंट ऑफ द लीवर या जो सामने वाली सरफेस है लीवर, वो राइट साइड में रहता है। तो राइट साइड में पहले चेक करेंगे, तो ये लीवर वाला भाग जो रहेगा उसमें अपन इस तरह से उंगली रखेंगे और इसको ऐसा प्रेस करेंगे। अगर पेशेंट दर्द की कंप्लेंट करता है कि उसको दबाने पे थोड़ा सा टाइटली दबाएंगे, उसको दबाने पे उसको दर्द हो रहा है, तो इसका मतलब कि उसको ऑब्स्ट्रक्टिव जॉइंटिस हो सकता है। वो जो स्टोन है
वो स्टोन उसको पेन कर रहा है। इसके बाद उसको ठोक कर देखेंगे। तो चूंकि अपन जानते हैं कि नीचे की जो 4 रिब्स रहती है, 9, 10, 11, 12, वो लीवर के सामने रहती है। वैसे तो 7वीं रिब से ही जो है वो लीवर कनेक्टेड होता है, 7, 8, 9, 10, क्योंकि 11, 12 तो पीछे चली जाती है। तो 7, 8, 9, 10 जो रिब्स रहेंगी वो लीवर को इस तरह से कवर किए रहेंगे। तब अपन 2 रिब्स के बीच में जो जगह रहती है उसको अपन कहते हैं इंट्रा कॉस्टल स्पेस। उस पे यहाँ पे जो रहेगी जगह, वहां पर उस पे उंगली रखेंगे अपनी, यूं जो जगह स्पेस है, और उस पे ऐसा ठोक कर देखेंगे, ऐसा ऐसा ठोक कर उंगली से देखेंगे। तो उसका जो आवाज है वो कैसी आना चाहिए, डग डग डग, जैसे कि किसी स्पेस वाली या हवा वाली जगह पे अपन ठोकते हैं। जैसे आपके पास टेबल होगी तो टेबल पे आप ठोक के देख सकते हैं, ऐसी आवाज आना चाहिए। तो वो कहलाता है रेजोनेंट साउंड। तो रेजोनेंट साउंड आएगा तो ठीक है। पर यदि मान लो आपने ठोके और डल साउंड आया, डल साउंड यानी दीवार पे अपन जब ठोकते हैं बहुत डल साउंड आता है, सुनने की क्षमता जो है वो अपनी कम हो जाती है, तो वो डल साउंड आएगा, तो इसका मतलब कि वो लीवर में हल्की सी सूजन है। इसलिए लीवर में जब भी अपन ठोकते हैं तो रेजोनेंट साउंड आना चाहिए। तो रेजोनेंट साउंड इंडिकेट द हेल्दी लीवर, but dull sound indicate the swelling or edema of the liver. According to the swelling, यानी swelling के अनुसार उसकी आवाज में परिवर्तन हो सकता है, थोड़ा बहुत ज्यादा या कम आवाज आ सकती है, वो डलनेस आएगी। अब उसको दबाने पे पेन की कंप्लेंट करेगा। इसके बाद अपन लेफ्ट साइड में आएंगे जहां पर स्टोमक है, और स्टोमक को अपन दबाकर देखेंगे। स्टोमक में चूंकि गैस बनती है इसलिए इसका दूसरा नाम है गैस्टर। तो गैस्टर को अपन दबाकर देखेंगे। तो ऐसे दबाएंगे और दबाने के बाद अपन महसूस करेंगे कि वहां से वो ऊपर की तरफ अपन को फेंक रहा है कि नहीं। जैसे उदाहरण के तौर पे अपन बर्थडे वगैरह पे गुब्बारे फुलाते हैं, तो गुब्बारा फूला हुआ गुब्बारे में अपन ऐसा हाथ से दबाते हैं तो अपन को ऐसा महसूस होता है कि गुब्बारा अपन को वापस फेंकने की कोशिश कर रहा है। अगर वो वापस फेंकने की कोशिश कर रहा है तो अपन उसको समझ जाते हैं कि इसमें गैस है। और अगर दबते चला जा रहा है तो वो फिर गैस की कोई प्रॉब्लम नहीं। तो वो दोनों चेक करने का तरीका बता दिया अपन ने। अब गॉल ब्लैडर स्टोन के केस में अपन को ये देखना है कि अगर ऑब्स्ट्रक्टिव जॉइंटिस है तो पेशेंट को अपन पीठ तरफ कर देते हैं और अपने हाथ की उंगलियों को इस तरह से रखते हैं क्लेविकल के पास, और जो अंगूठा है वो अपना पहुंच जाता है थर्ड थोरोसिस रिब्स के पास, अंगूठा। और इसको सामने से पकड़े पकड़े अपन अंगूठे को यूं दबाते हैं, और दबाने के बाद उसको पूछते हैं कि उसमें दर्द है कि नहीं। अगर वो जैसे ही दबाएंगे तो वो ऐसा यूं दर्द की कंप्लेंट करेगा, तो इसका मतलब ये कि गॉल ब्लैडर का स्टोन कंफर्म है। ठीक है, तो ये 2-3 टेस्ट अपन ने बताया। क्योंकि यहाँ क्यों दर्द होगा, क्योंकि इसकी जो नर्व रहती है वो फ्रेनिक नर्व का इन्वॉल्वमेंट रहता है, जो डायफ्राम की भी सप्लाई होती है, तो वो वहां पर पीठ पे दबाने से भी दर्द होता है। तो ये गॉल स्टोन का ऑब्स्ट्रक्शन के कारण होता है। तो ये कंफर्म हो जाता है कि इसको ऑब्स्ट्रक्टिव जॉइंटिस है। अब इतने सिम्टम के बाद उसका मुंह का मजा भी बेकार रहता है, मुंह में बताता है वो कि कुछ भी खाने पीने में अच्छा नहीं लगता, इसलिए तो भूख नहीं लगती उसको, क्योंकि बिलिरुबिन की मात्रा बढ़ती चली जा रही है। बाद में लेट सिम्टम के अंतर्गत जो है वो उसको डेफनेस भी आती है, थोड़ा सा सुनाई भी कम देने लग जाता है। तो ये लेट सिम्टम के है, अपन प्राइमरी सिम्टम पर ही विचार करें तो ज्यादा ठीक होता है। अब अपन को जब ऐसा कंफर्म हो जाता है कि हाँ ये लगभग जॉइंटिस के सिम्टम है, तब अपन उसको इन्वेस्टिगेशन के लिए लिखते हैं। नाम लिखे उसका, एज और उसकी सेक्स, मेल है फीमेल है, कितने साल का है, और नाम लिख दिए। अब नाम लिखने के बाद डायग्नोसिस के लिए ट्रायंगल का चित्र बनाते हैं। एक ट्रायंगल का चित्र बनता है वो कहलाता है डायग्नोसिस, और उसके आगे लिख देते हैं सस्पेक्टेड ज्वाइंटिस, या ज्वाइंटिस लिख के और उस पर क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं।
क्योंकि अभी आपको कंफर्म नहीं है कि वो ज्वाइंटिस ही है। और अब इन्वेस्टिगेशन इसमें लिखेंगे तो उसमें आएगा पहला सीवीपी विथ ईएसआर। सीवीपी विथ ईएसआर में जो ब्लड की जांच होगी उसमें डब्ल्यूबीसी की मात्रा, हीमोग्लोबिन की मात्रा, आरबीसी की है। यदि मान लो रिपोर्ट आने के बाद डब्ल्यूबीसी की मात्रा जो अपन 4000 से 11000 पढ़ते हैं, तब उसमें 11000 से ऊपर आ सकती है या हायर साइड आती है। ज्यादातर आप ब्लड किसी का टेस्ट कराएं नॉर्मल व्यक्ति का तो 4000 से 11000 के बीच आएगी, परंतु वो 10 के अंदर ही रहती है, जैसे 5000 7000 ऐसे आती है। परंतु यदि मान लो किसी की 10,000 आ रही है, वो डब्ल्यूबीसी की मात्रा 10,000 आ रही है, तो इसका मतलब ये है कि उसका डब्ल्यूबीसी हायर साइड है। 11,000 आ रही तो भी हायर साइड है, पर नॉर्मल है परंतु हायर साइड है। ये तो पहला अपन ने टेस्ट करा है सीवीपी ईएसआर। दूसरा टेस्ट रहता है बिलिरुबिन विथ ब्लड, यानी ब्लड में ही बिलिरुबिन की जांच, तो इन्वेस्टिगेशन फॉर बिलिरुबिन। अब उसमें जो बाइल का टेस्ट होगा तब उसमें रिपोर्ट आएगी और नॉर्मल बाइल की बता दें हम मात्रा 0.1 से 0.5 ग्राम परसेंट तक प्रति क्यूबिक एमएम में बाइल की मात्रा रहती है। मतलब दशमलव में आएगी अगर तो नॉर्मल, और यदि मान लो उसकी बिलिरुबिन का लेवल 1, 2, 3 तो बहुत घातक हो जाता है, 4 और 5 एडमिट करने वाली स्थिति आ जाती है। 5 तक में अगर बिलिरुबिन 5 ग्राम परसेंटेज आता है तो उसको एडमिट करना पड़ता है, क्योंकि बेहोश होने लगता है, उतना नहीं आना चाहिए। और 1-2 ग्राम परसेंट आए तो इसका मतलब ये कि उसको जल्द से जल्द जॉन्डिस का ट्रीटमेंट की आवश्यकता है, चाहे आप क्लिनिक पे करें या फिर हॉस्पिटलाइज करके करें। ये इन्वेस्टिगेशन में ये हो जाता है। अब अगर ऐसा लगता है कि ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस सस्पेक्टेड है, तब उसकी तीसरी जांच कराई जाती है यूएसजी। यूएसजी कहलाती है अल्ट्रासोनोग्राफी, जिसमें लीवर में अगर स्वेलिंग होगी तो रिपोर्ट आएगी इनलार्जमेंट ऑफ लीवर या हेपेटोमेगाली, एंड स्टोन की न्यूज भी आ जाएगी उसमें, और उसमें लिखा आ जाएगा कि गॉल ब्लैडर सीन फ्लैम्ड फ्लैम्ड, मतलब कि इनलार्ज में हो गया है, सूजन है उसमें, और साथ ही साथ कुछ उसका साइज आएगा कि इतने एमएम का, 5 एमएम का, 10 एमएम का एक स्टोन उसमें देखा गया। तो हो सकता है वो स्टोन ही जो है प्रॉब्लम कर रहा है। उसमें ये भी आ जाता है कि स्टोन कहाँ देखा गया। अगर मान लो डक्ट के पास देखा गया तो मतलब ऑब्स्ट्रक्शन है, डक्ट से दूर देखा गया तो फिर वो कोई बात नहीं। फर्स्ट स्टेज रिपीट करें, कौन सी फर्स्ट स्टेज? जो पहला है सीवीपीएसआर, दूसरा है बिलिरुबिन टेस्ट फॉर ब्लड, ब्लड में बिलिरुबिन की जांच, तीसरा है यूएसजी यानी कि अल्ट्रासोनोग्राफी। अल्ट्रासोनोग्राफी करके देखते हैं, यदि डब्ल्यूबीसी की मात्रा ज्यादा आती है तो वो जुवेनल जॉन्डिस की तरफ भी इंडिकेट करता है। ये हो सकता है इन्फेक्शन के कारण आ रहा, क्योंकि फीवर भी आया है तो जुवेनल जॉन्डिस। परंतु यदि सोनोग्राफी में क्लियर कट स्टोन की जिक्र कर रहा है कि 2 स्टोन देखे गए, 3 स्टोन देखे गए, तो वो ऑब्स्ट्रक्टिव भी हो सकता है। तो इसलिए दोनों चीजों का इन्वेस्टिगेशन करना जरूरी रहता है। ये इन्वेस्टिगेशन हो जाते हैं, सिम्टम हो जाते हैं। अब आते हैं अपन ट्रीटमेंट। तो ट्रीटमेंट में देखते हैं कि बिलिरुबिन को कैसे कंट्रोल किया जाता है, और आप लोग जो है वो ज्यादा से ज्यादा पीलिया की ट्रीटमेंट करते हैं तो वो करते रहें। जो कॉमन अपन बताते हैं उसको सुन लीजिए। पहला रहता है सिरप लिप 52। ये सिरप लिप 52 एक आयुर्वेदिक प्रिपरेशन है, और उसकी जो है वो बच्चों में और बड़ों में अलग अलग डोज रहती है। लिप 52 1 TSF TDS 1 TSF या 2 TSF अकॉर्डिंग टू द वेट एंड एज ऑफ द पेशेंट डिसाइड द डोज। पोसोलॉजी के अंतर्गत देखते हैं अपन कि बच्चे की या बड़े की, एडल्ट जो है वो उसको देखते हैं। स्पेलिंग मांग रहे हैं प्रवीण कुमार जी,
लिप 52 LIV डैश 52 52 52 बोलते हैं हिंदी में अपन, LIV और 52 लिप 52 आई थिंक इसकी सभी की क्लिनिक्स में प्रेजेंट रहता है। हाँ, गोपाल सिंह ने लिप 52 लिख के भेजे क्योंकि उनकी क्लिनिक में लिप 52 की काफी शीशियां रखी हुई है। तो वो लिप 52 जो है वो अकॉर्डिंग टू एज एंड वेट ऑफ द पेशेंट डिसाइड करते हैं अपन उसको डोजेस। और हिमालय का जो लिप 50 सिरप आता है वो भी इसमें काम करता है, लिप 52। ठीक है, अलग अलग कंपनी के आते हैं, वो आप खुद समझ सकते हैं। हाँ सर, ये लिप 52 होता है, ये स्टोन में काम करता है सर, लीवर की स्टोन में, गॉल ब्लैडर? नहीं, अभी अपन जो ट्रीटमेंट बता रहे हैं वो पीलिया का ट्रीटमेंट बता रहे हैं। स्टोन के केस का अलग अभी चर्चा करेंगे अपन। तो ये पीलिया चाहे वो ऑब्स्ट्रक्टिव हो या जुवेनाइल जॉइंटिस हो, दोनों में अपन लिप 52 देने का प्रयास करते हैं। इसी प्रकार टैबलेट भी आती है लिप 5205 के नाम से, तो वो टैबलेट भी अपन दे सकते हैं लिप 52 के। इसके बाद आता है, ये तो कॉमन चीजें रहती हैं, इसके बाद आती है एंटीबायोटिक। तो किस एंटीबायोटिक का इस्तेमाल अपन लीवर के जॉइंटिस के केस में कर सकते हैं और कितने दिन कर सकते हैं, इसके लिए 3 दिन का समय देते हैं पेशेंट को। और लेवोफ्लॉक्सासिलिन जो एक एंटीबायोटिक है, लेवोफ्लॉक्सासिन LIVO, लेवोमाइसिन सिरप भी आता है इसी का, और लेवोफ्लॉक्सासिलिन LIVO FLOXCIA लेवोफ्लॉक्सासिन टैबलेट, और लेवोसिन नामक सिरप, लिप 52 नामक सिरप, लिप 5205 नामक टैबलेट, ये देते हैं। जहां तक इनका डोज का सवाल है, तो डोज हमने जैसा बताया कि बच्चे या एडल्ट की उम्र और उसके वजन के हिसाब से उसको BD TDS ये देने का अपन कोशिश करते हैं। ठीक है, और लेवोफ्लॉक्सासिलिन जो है 250 और 500 mg की अलग अलग रहती है। तो लेवोफ्लॉक्सासिलिन 250 mg की उनको देते हैं अपन जो उम्र में कम है और जिनका वजन 30 किलो के अंदर है, परंतु लेवोफ्लॉक्सासिलिन 500 mg की टैबलेट उनको देते हैं जिनका वजन 50 किलो से ऊपर है, जो एडल्ट है। इसमें 500 mg की अगर आप दे रहे हैं तो उसको पहले दिन तो अपन सुबह शाम दे सकते हैं, मगर दूसरे और तीसरे दिन केवल एक एक टैबलेट 500 mg की देंगे, क्योंकि 500 mg बहुत काफी बड़ी डोज हो जाती है। दूसरा, उसका डाइजेशन ठीक करने के लिए कभी भी एंटीबायोटिक के साथ एसिलॉक नामक जो दवाई रहती है, जिसमें रेनिटिडीन या पेंटॉप नामक टैबलेट रहती है, जो उसमें गैस्ट्राइटिस या इसोफेजाइटिस सूजन ना आए स्टमक में या खाने की नली में, तो वो देते हैं अपन ताकि उसमें प्रॉब्लम ना आए। इसके बाद अगर उसको फीवर की कंप्लेंट है तो पैरासिटामॉल SOS में दे सकते हैं। बॉडी एक है तो कॉम्बीफ्लेन दे सकते हैं। कॉम्बीफ्लेन को ज्यादा नहीं चलाते। नाइस, अब बहुत सारी आप लोग पेन किलर्स जानते हैं, तो वो उसको देने की कोशिश करते हैं। नाइस है, ब्रूफिन है, ये दे देते हैं। इसके बाद जो एजोपिल सिरप आता है, वो एजोपिल सिरप चूंकि उसमें कंटेंट वही रहते हैं जो लिप 52 में रहते हैं, तो बहुत सारे अलग अलग कंपनी बनाती है। अब ये बता दें कि इसमें पेशेंट को जो भोजन देते हैं वो लिक्विड भोजन का ही इस्तेमाल किया जाता है। उसको ज्यादा सिरप वगैरह चलने देते हैं, जैसे कि अनानास का जूस, एप्पल का जूस, और ऐसे खट्टी चीजें बिल्कुल देने की उसकी कोशिश ना करें जिससे कि उसका बाइल और बढ़ जाए। तो खट्टी चीजों में अपन नमकीन जो आता है उसमें सब में टाटरी रहती है, और अनार का जूस ना दें, टमाटर का इस्तेमाल ना करें, और जाम जो रहती है गुआवा, अमरूद बोलते हैं उसको अपन, तो वो भी देने का प्रयास ना करें। हाँ, गन्ने का जूस जरूर दे सकते हैं। कुछ लोग जो है वो जो केन जूस रहता है, गन्ने का जूस, वो उसको देते हैं ताकि उसका ठीक से डाइजेशन हो जाए
और कुछ लोग उसमें एरिका पपाया यानी पपीता का जूस या पपीता खाने की भी सलाह देते हैं, जैसे कि अपन ने डेंगू में देखे थे। डेंगू फीवर में भी पपीता के पत्ते या पपीता खाने से लाभ होता है। इसी प्रकार ज्वाइंटिस में भी बहुत जल्दी ज्वाइंटिस से हो जाता है, इससे ठीक हो जाता है। अब अपन आते हैं होम्योपैथिक ट्रीटमेंट पे। तो होम्योपैथिक ट्रीटमेंट में ज्वाइंटिस के लिए जो चलती है वो है चिलिडोनियम। चिलिडोनियम जो मेडिसिन रहती है वो स्पेशली ज्वाइंटिस के लिए रहती है, ज्वाइंटिस के लिए और ऐसे सिम्टम के लिए चिलिडोनियम। जब पेशेंट जो है वो उसका बिलिरुबिन बढ़ता चला जाए और भूख वगैरह की कंप्लेंट करे वो देते हैं। सेकंड आती है कोल्चिकम। कोल्चिकम चिलिडोनियम, दोनों की स्पेलिंग हम बता देते हैं। पहले चिलिडोनियम की लिखिए CHILIDONUM चिलिडोनियम NIUM चिलिडोनियम। ये 30 और 200 पोटेंसी में पेशेंट को डायग्नोसिस करने के बाद देते हैं जब वो कंप्लेंट फीवर और दूसरी कंप्लेंट बताए। दूसरी मेडिसिन जो ज्वाइंटिस के लिए ही मशहूर है वो है कोल्चिकम। कोल्चिकम की स्पेलिंग लिख सकते हैं COCLCHIUM कोल्चिकम। ये 30 और 200 पोटेंसी में 2 से 3 बार 4 ग्लोबुल्स उसको देते हैं, तो उससे जल्द उसको ज्वाइंटिस में लाभ मिल जाता है। अब बाकी मेडिसिन जो है वो इसमें होम्योपैथिक ट्रीटमेंट में सिरप जो आता है इसका आता है ज्वाइंडिला सिरप नाम से आता है होम्योपैथी में, JUNDILA ज्वाइंडिला सिरप, जो कि पपीते से और गन्ने के रस से बनता है। उसमें हनी का प्रयोग नहीं किया जाता। ज्यादातर जितने भी सिरप रहते हैं उनमें शहद का उपयोग होता है, परंतु ज्वाइंडिला जो सिरप रहता है उसमें शहद का इस्तेमाल नहीं होता, इसलिए डायबिटीज वाला भी उसको ले सकता है। उसमें गन्ने का रस, कोल्चिकम और चिलिडोनियम और पपीते का जूस का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये 2 दवाई ही बेहतर है। बाकी दवाइयाँ जो है वो अकॉर्डिंग टू द सिम्टम चलती, सिम्टम के अनुसार उसको अपन दे सकते हैं। अब अपन लास्ट जो है वो बताते हैं ऑब्स्ट्रक्टिव ज्वाइंटिस में यदि स्टोन आ जाए तो उसके लिए क्या कर सकते हैं। किडनी स्टोन के लिए अपन ने सिजिजियम देखे थे, इसमें पेशेंट को अपन देते हैं, परंतु गाल ब्लैडर स्टोन के लिए लेप्रोस्कोपिक सर्जरी की जाती है। लेप्रोस्कोपिक सर्जरी अगर स्टोन बहुत ज्यादा पेशेंट को पानी पिलाने से, आईवी फ्लूइड लगाने से भी नहीं जा रहा। इसमें आईवी फ्लूइड बता दें हम आपको कि यदि मान लो ज्वाइंटिस का पेशेंट है तो उसमें आईवी फ्लूइड लगाया जाता है DNS D5 अकॉर्डिंग टू द डायबिटीज ऑफ द पेशेंट। अगर पेशेंट को डायबिटीज है तो उसको फिर आइसोलाइट पी या नॉर्मल सलाइन लगाते हैं और धीरे धीरे उसकी फ्लूइड चलने देते हैं ताकि गाल ब्लैडर का जो स्टोन है वो खत्म हो जाए। परंतु यदि गाल ब्लैडर का स्टोन खत्म नहीं हो रहा है और बिलिरुबिन बढ़ते चला जा रहा है तो उसको अर्जेंट में फिर सर्जरी की जाती, लेप्रोस्कोपिक सर्जरी। लेप्रोस्कोपिक सर्जरी में पेशेंट के गाल ब्लैडर के पास लेप्रोस्कोपिक सर्जरी में लीवर के पास नीचे से जो अपनी स्किन की 7 लेयर रहती हैं, स्किन, सुपरफिशियल फेशिया, डीप फेशिया, फेट की लेयर, फिर पेरिटोनियम आती है, तो उस पूरी लेयर को ना काट के केवल स्किन, सुपरफिशियल फेशिया, डीप फेशिया, ये 3 को काटा जाता है और छोटा सा छेद बनाया जाता है और छोटा सा छेद बना के उस छेद में एक रबर की एक ऐसी बंदूक टाइप की रहती है रबर की, और उसको टारगेट किया जाता है और सोनोग्राफी में देखते जाते हैं कि वो गाल ब्लैडर जो स्टोन है उसके पास पहुंच गया कि नहीं।
ऐसा देखते हुए इधर उधर, और फिर स्टोन अगर ऐसे दिखाई दिया, तब वो रबड़ की गोलियां रहती हैं, और वो रबड़ की गोलियों को यहाँ से मार दिया जाता है। जैसे ही उसको फायर करेंगे तो वो जो स्टोन है वो चूरा चूरा, वो कहलाती है गन शॉट मेथड फॉलोड बाय लेप्रोस्कोपी। तो लेप्रोस्कोपी में यही करते हैं कि पूरा चीरा देने की आवश्यकता नहीं पड़ती, केवल छोटा सा छेद करके और फिर किया जाता है। इसका एग्जाम्पल ये है कि पहले क्या होता था कि कोई घर बनाना है तो नींव खुदती थी, तो पूरी चारों तरफ नींव खोदते थे। मगर अब आजकल पैटर्न क्या आ गया है कि जहां पर आपको पिल्लर गड़ाना है बस वहीं पे गड्ढा किया जाता है। ऐसी स्टोन को ठीक करने के लिए जहां पर स्टोन है बस उसी को टारगेट करके छेद करते हैं, और रबड़ की गोली उस पर फायर की जाती है। जैसे ही फायर करेंगे तो वो जो स्टोन है वो पूरा पाउडर में बदल जाता है, और फिर वो बाइल के थ्रू निकल जाता है। लेप्रोस्कोपिक सर्जरी इसमें इस्तेमाल की जाती है। तो यहाँ अपन ने ज्वाइंटिस जो बहुत दिन तक से पड़ा हुआ था, तो वो अपन ने इसको कंप्लीट कर दिया। अब अपन कल क्वेश्चन कर सकते हैं, शुरू करेंगे। सर एक क्वेश्चन कर। हाँ बोलिए। हेलो सर, जैसे पित्त की जो थैली है उसको, हेलो, हाँ जो पित्त की थैली है उसमें यदि स्टोन हो जाता है तो उसको रिमूव कर देते हैं, तो फिर उसमें डाइजेशन में कोई असर पड़ता है सर? नहीं, डाइजेस्टिव सिस्टम अलग है, और जो बाइल है वो लीवर से में तब जमा होता है जब उसका यूटिलाइजेशन नहीं होता। यदि मान लो दोनों तीनों टाइम कोई भी मरीज या कोई भी व्यक्ति भोजन कर फास्ट रख रहा है, रोजे रख रहा है, तो उसका उपयोग नहीं होता, तो वहां जमा हो जाता है। बाकी उस सर जी हेपेटाइटिस ए और बी हो गए। हेलो हेलो सर जी, हेपेटाइटिस ए और बी इसी के अंतर्गत आएंगे या कोई तीसरी प्रकार की जॉइंटिस है? इसके बारे में भी बताइएगा, इसका क्या कारण है, क्या ट्रीटमेंट हो सकता है? हेपेटाइटिस ए और बी एक इन्फेक्शियस डिसीज है, और उसमें बिलिरुबिन बढ़ता है, ये मानते हैं हम कि बाइल बढ़ जाता है, परंतु उसका कारण रहता है लीवर का नॉन फंक्शनल होना या लीवर का आकार बढ़ जाना। उसको जॉइंटिस से अपन नहीं ले सकते। जॉइंटिस एक अपने आप में एक अलग बीमारी है, और हेपेटाइटिस बी और ए अलग बीमारी। जी सर, थैंक यू। नेक्स्ट सैन मंसूरी। सर जो सेकेंड टाइप का जॉइंटिस होता है जेनियल, ये न्यूबॉर्न बेबी में होता है ना? हाँ, थोड़ा फिर से बोलो, हमारे सुनाई नहीं आया। हाँ सर, जो सेकेंड टाइप का जॉइंटिस होता है जेनियल जॉइंटिस, ये न्यूबॉर्न बेबी में होता है ना? नहीं, वो नियोनेटल जॉइंटिस के बारे में हमने नहीं बताया। तुमने अच्छा क्वेश्चन कर लिए। और जो लोग अभी ज्वाइन है वो लोग सुन लें कि नियोनेटल जॉइंटिस जो है वो नए पैदा होने वाले बच्चों में तुरंत होता है, और वो इसलिए होता है क्योंकि जो हार्ट का संयोजन रहता है, तो वो हार्ट के तीन ही चैम्बर रहते हैं पैदाइशी स्थिति में, और वो तीनों चैम्बर होने के कारण डीऑक्सीजनेटेड ब्लड और ऑक्सीजनेटेड ब्लड मिक्स हो जाता है। तो मिक्स होने से जब तक की पार्टीशन नहीं बनता हार्ट का, तो तब तक जो है वो मिक्स होता है ब्लड, इसलिए नियोनेटल जॉइंटिस होता है। और तुरंत पैदा होने वाले बच्चे जॉइंटिस से सफर करते हैं। इसी कारण उनको देखे होंगे हॉस्पिटलों में ट्यूबलाइट के नीचे रखा जाता है, ताकि सनलाइट मिले और उनको जल्द से जल्द जो है वो जॉइंटिस से मुक्ति पा जाए। परंतु जो पुअर रहते हैं लोग, उन लोग धूप में बच्चे को मालिश करते हैं। अभी ठंड के दिनों में देखे होंगे जो नए पैदा होने वाले बच्चे
उनकी धूप में मालिश करने का कारण ही ये रहता है कि विटामिन डी यूटिलाइज हो और हार्ट में जल्दी से जल्दी पार्टीशन बने और 4 चैम्बर बन जाए। पैदा जो न्यू बॉर्न बेबी रहता है माँ के पेट के अंदर, जब वो यूट्रस में रहता है तब उसके 3 ही चैम्बर रहते हैं और 4 चैम्बर बनते हैं उसके 1 हफ्ते के बाद। जैसे जैसे वो मदर का दूध मैटरनल मिल्क फीड करता है वैसे वैसे ये चैम्बर बनते चले जाते हैं। ठीक। हाँ सर कौन सा चैम्बर नहीं रहता? पूछो फिर। बेबी को भी हो सकता है क्या? वो रहता है लैब, हाँ वो नियोनेटल जॉइंटिस अलग है। ये रहता है चैम्बर जो है वो अपन देखते हैं लेफ्ट साइड का। ठीक है। अब कल अपन प्राथमिक स्वास्थ्य के बारे में